तो 8वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए आज हम लेकर आए हैं लेसन नंबर 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना के छोटे प्रश्न। ये छोटे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं तो उनको भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो हमने इस पाठ को पढ़ा पहले, उसके बाद इसका अभ्यास किया। अभ्यास करने के बाद छोटे प्रश्न हम कर रहे हैं। चौथा पाठ हमारा ये है, 4 का पाठ है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो इसको पाठ को अच्छी प्रकार से समझना, फिर इसके अभ्यास को समझना, पाठ को जरूर पढ़ना। अगर पाठ अगर आप जिस बच्चे ने पढ़ा है उसको सारे प्रश्न हैं वो अच्छी प्रकार से याद हो जाते हैं। तो पाठ को जरूर पढ़ना। तो छोटे प्रश्न हम करेंगे आज इस वीडियो में। तो छोटे क्वेश्चन हमारे 18 क्वेश्चन दिए हैं छोटे छोटे, और उनको आराम से पढ़ेंगे, समझकर पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, दीकू से क्या अभिप्राय था। दीकू, तो पाठ में पहला अक्षर है दीकू, ठीक है ना। दीकू क्या कौन है, इससे क्या अभिप्राय है। दीकू का मतलब क्या होता है, बाहरी लोगों को क्या कहा गया था, दीकू कहा गया था। जो बाहरी लोग थे, विदेशी जो लोग थे, उनको क्या कहते थे, आदिवासी लोग दीकू कहते थे। पाठ में पढ़ा गया था, अभ्यास में बताया था, और पाठ में भी आपको अपने ये पढ़ा होगा। तो अगर सेकंड क्वेश्चन में घुमंतू खेती किसे कहा जाता है। घुमंतू का मतलब घूम घूम के करना, इसको हम झूम खेती भी कहते हैं। क्या कहते हैं, झूम खेती कहते हैं। अलग अलग क्षेत्र में इसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं इसके। आपकी अगर किताब पढ़ेंगे तो अलग अलग किताबों में आपके हर प्रकार की जो झूम खेती थी, इसके कितने प्रकार हैं, किस प्रकार से कहाँ पर ये खेती की जाती है, किस क्षेत्र में इस खेती को क्या नाम दिया गया है, सारी चीज़ें आपके बुक के अंदर मिलेंगी। किताब को पाठ को जरूर पढ़ना, पाठ पढ़ेंगे तभी आपको सारी चीज़ें हैं वो ज्ञात होती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, घुमंतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे। जो घुमंतू किसान थे, जो घूम घूम कर खेती करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती करते थे, वो कहाँ रहते थे मुख्य रूप से। तो ये कहाँ रहते थे, पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। कहाँ पर, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में। भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्व उत्तर, तो उत्तरी पूर्व बोल देते, पूर्व उत्तर बोल देते। तो मध्य भारत की जो पर्वतीय घाटियाँ हैं, जंगल हैं, वहाँ पर ये लोग रहते थे। क्वेश्चन नंबर 4 का है, उड़ीसा के स्थानीय बुनकर और चमड़ा कारीगर। जो उड़ीसा के स्थानीय जो बुनकर थे, कपड़ा बनाने वाले चमड़ा कारीगर थे, कपड़े व चमड़े को रंगने के लिए क्या प्रयोग करते थे। तो क्या प्रयोग करते थे वे, कुसुम और पतास के फूलों को अपने कपड़े को रंगने के लिए, अपने चांद को रंगने के लिए वो किसका प्रयोग करते थे, कुसुम और पलाश के फूलों का प्रयोग करते थे। तो कश्मीर के बकरवाल क्या पालते थे, बकरवाल बकरी पालते थे। कश्मीर बकरवाल कहाँ के समूह था भाई, ये बकरवाल समुदाय कश्मीर का, और ये बकरियां पालते थे। ब्रिटिश अफसरों को कौन से आदि समूह अच्छे लगते थे। जो ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश अफसर थे, अंग्रेजी अधिकारी थे, उनको कौन से लोग अच्छे लगते थे, कौन से थे, जो एक स्थान पर रहने वाले लोग थे, एक स्थान पर रह करके टिक करके खेती करते थे, और वे थे गोंड और संथाल। गोंड और संथाल ऐसे जनजाति समूह थे जो एक जगह टिक करके खेती करते थे। विरसा समर्थक मुंडा समर्थक लोगों के प्रदेश में रहने वाले अन्य 2 आदिवासी कबीलों के नाम बताइए। जो मुंडा समर्थक थे, बिरसा मुंडा आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ के उन प्रदेशों में रहने वाले जो आदिवासी कबीला समूह थे वो कौन से थे, संथाल और उराव। कौन से थे, संथाल और उराव आदिवासी कबीलाई समूह रहते थे। तो अगला क्वेश्चन हमारा 8 का है, उड़ीसा के एक शिकारी संग्राहक समूह का नाम बताओ। उड़ीसा के अंदर एक शिकारी संग्राहक समूह का नाम बताना है। वो शिकार करते थे, संग्रह करते थे, उसका नाम था खोंड। क्या नाम था, खोंड। अगला है, वर्तमान झारखंड का कौन सा आदिवासी समूह रेशम के कीड़े पालता था। वर्तमान झारखंड का कौन सा आदिवासी समूह रेशम के कीड़े पालता था। कौन सा समूह पालता था रेशम के कीड़े, संथाल। झारखंड का एक आदिवासी समूह था संथाल, जो रेशम के कीड़े पालता था। कोल आदिवासियों ने कब बगावत की। कोल आदिवासी जो लोग थे उन्होंने कब बगावत की थी, 1831 में। कब की थी, 1831 से 32 में। 1831 और 32 में जो कोल आदिवासी समूह थे उन्होंने बगावत कर दी थी अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध।
संथालों ने कब बगावत की? 1855 में। कब की थी? 1855 में संथालों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी। अगला प्रश्न हमारा, वैष्णव पद की व्याख्या कीजिए। वैष्णव पद, वैष्णव पद क्या है? तो ये वैष्णव पद भगवान विष्णु की पूजा करने वाले क्या कहलाते थे? वैष्णव कहलाते थे। वैष्णव मतलब विष्णु, विष्णु की पूजा करने वाले, विष्णु की आराधना करने वाले, विष्णु को मानने वाले जो लोग थे वो क्या कहलाते थे? वैष्णव कहलाते थे। अगला प्रश्न हमारा, कैसा झंडा विरसा राज का प्रतीक था? कैसा झंडा विरसा राज का प्रतीक था? कैसा था? सफेद झंडा। जो बिरसा मुंडा था, जो बिरसा का झंडा था वो कैसा था? सफेद। बिरसा ने किन लोगों को रावण कहा? किन लोगों को रावण कहा भाई? दीकुओं तथा यूरोपियों को। दीकुओं को और यूरोपीय लोग थे उनको क्या कहा था उन्होंने? रावण कहा था। बिरसा की मृत्यु कब हुई थी? 1900 में। कब हुई थी इसकी मृत्यु? 1900 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला है, प्रतिभूमि से क्या तात्पर्य है? प्रतिभूमि, प्रतिभूमि कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली भूमि ताकि उसकी मिट्टी पुनः उपजाऊ हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिभूमि बोलते हैं। कुछ समय के लिए किसी जमीन को हम छोड़ देते हैं, कोई फसल उस पर हम नहीं उगाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रतिभूमि। और क्यों छोड़ते हैं उस भूमि को हम? ताकि उसकी उपजाऊ जो शक्ति है वो पुनः हो जाए। ये झूम खेती करते थे, घुमंतु खेती करते थे, ये सारी इसी प्रकार की खेती करते थे ताकि प्रतिभूमि वो भूमि की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती थी तो वो लोग उस ज़मीन को छोड़ करके दूसरी जगह खेत साफ करके, अपनी जगह साफ करके वहाँ पर खेती करते थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से पहले हरियाणा की किन रियासतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया? तो हरियाणा की बात कर रहे हैं। 1857 के विद्रोह से पहले हरियाणा की किन रियासतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विरोध किया? कौन कौन से थे ये हरियाणा के गांव? रियासत सतरौली रियासत थी, रानिया रियासत, जींद, कैथल और लाडवा। ये 1857 में इन्होंने अंग्रेजों के साथ विद्रोह, अंग्रेजों को भारत से या हरियाणा से बाहर निकालने का काम किया, कोशिश की थी। हरियाणा में किसानों का विद्रोह कब हुआ? 1824 में। हरियाणा में किसानों का विद्रोह कब हुआ था? 1824 में। तो ये हमारे क्वेश्चन थे 18। ठीक है, तो इनको अच्छी प्रकार से पढ़ लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना, उतार लेना। 4 पाठ हो गए हैं अपने, और देखते हैं अगर इस पाठ से और क्वेश्चन बनते हैं तो अगली वीडियो में करवाएंगे। और इन 4 पाठों को अच्छी प्रकार से कवर कर लेना, समझ लेना, याद कर लेना। तब तक अगली वीडियो के लिए हम अगले टॉपिक लेकर आएंगे इसी पाठ से, अगले पाठ से। तो तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग।